हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और आज साइंस का पहला चैप्टर है जो कि कक्षा 7 के लिए यानी कि 7वीं कक्षा के लिए बनाया गया है। तो जहाँ पे हमारा पहला अध्याय है पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन कैसा है इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कक्षा 6 के अध्याय हमारी पृथ्वी से हमने पढ़ा कि सभी जीवधारियों के लिए यानी कि पौधे और जंतुओं के लिए 3 चीज़ें मूल रूप से आवश्यक होती है, और वो 3 चीज़ें हैं भोजन, जल और वायु। जीवधारियों को इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो कक्षा 6वीं का वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप देख सकते हैं। और अगर आप 7वीं के हैं तो बिल्कुल उसके बारे में आपको पता रहना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। जमीन पर रहने वाले जीवधारी कई प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जीवधारियों को जीवन के लिए आवश्यक चीज़ सरलता से मिल जाती है। ऐसे स्थानों पर जो जीवधारी है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से भोजन, जल और वायु का मिल जाता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर परिस्थितियाँ जीने के लिए बहुत ही कठिन होता है। रेगिस्तान जैसे कि एक जगह है। रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होती है और पानी की हमेशा कमी रहती है। लगभग रेगिस्तान में पानी ना के बराबर होता है। रेगिस्तान में बड़े छायादार वृक्ष नहीं होते। वहाँ दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। रात में रेत के ठंडे हो जाने के कारण बहुत अधिक ठंडक होती है। इसी प्रकार बर्फीले क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर कई ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर हमेशा बर्फ रहती है। ठंडक बहुत अधिक होती है। ऐसे कठिन परिस्थितियों वाले स्थानों पर भी जीवधारी रहते हैं, किंतु कम संख्या में रहते हैं। आप अपने आसपास के जीव जंतुओं को देखिए और उनका एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि कौन कौन से जीव को भोजन वगैरह जो भी है वो आसानी से मिल जाती है। इसके बाद है हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारा जो देश है वो छत्तीसगढ़ से कई गुना बड़ा है। देश के पर्यावरण में और भी अधिक विविधता पाई जाती है। भारत में 3 ओर समुद्र और उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय छोटे बड़े पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला है। छोटे पहाड़ों पर घने जंगल होते हैं। बड़े पहाड़ों पर बर्फ की बड़ी बड़ी चोटियाँ होती है। राजस्थान के बड़े भाग में रेगिस्तान है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े बड़े मैदान हैं। इस तरीके से हमारे भारत में बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। यदि पूरी पृथ्वी को देखें तो विविध प्रकार के पर्यावरण देखने को मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों पर बहुत अधिक ठंड होता है। इनकी सतह पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर महासागर, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल और पहाड़ आदि मैदान आदि पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। अगर हमने किसी भी एक खाद्य श्रृंखला को उस खाद्य श्रृंखला से गायब कर दिया तो इसका असर पूरा पर्यावरण पर पड़ता है। तो श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है, हम ये जानते हैं। अब अलग अलग प्रकार के पर्यावरणों को हम सैर करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जीव जंतु वहाँ रहते हैं और उन्हें भोजन, पानी, वायु कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम हमारे परिचित पर्यावरण पर चलते हैं जहां हम रहते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने मकानों, किलों, दीवारों पर पीपल के पौधे उगाते हैं। इन पौधों को श्वसन के लिए हवा खूब मिलती है। हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से इन्हें भोजन में सहायता करती है। किंतु इन्हें पानी और खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं, आप इनका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर खा है ये, दीवारों पर उगे पीपल के पौधे को खनिज लवण तथा पानी कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन लगा दिया है। और साथ ही साथ इसका उत्तर मैं बताना चाहूँगा कि दीवारों पर उगे पीपल के पौधे खनिज लवण, पौधे को खनिज लवण और जो पानी है वो वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल से ही उसको, वायुमंडल की जो नमी है उसी से इनको प्राप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कि गेहूं, चावल में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, इन्हें घुन कहते हैं। इन कीड़ों को हवा और भोजन तो मिल जाता है किंतु पानी कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर है कि इन्हें पानी अपने जो भोजन है गेहूं और चावल, इनसे ही उन्हें पानी की जो कमी है, पानी की पूर्ति उनके शरीर को हो जाती है। तो इसी में क्वेश्चन है, छिपकली, खून आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते क्योंकि भोजन से ही इन्हें पर्याप्त पानी मिल जाता है। अलग से इन्हें पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक ऐसी खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं जिनमें घुन आता हो। अब हम अपने देश के एक राज्य रेगिस्तान के ऐतिहासिक नगर जैसलमेर में चलते हैं। यह रेगिस्तान में बसा हुआ है और नगर के बाहर निकलने पर चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देता है। यहाँ बड़े पेड़ों के स्थान पर कांटेदार झाड़ियाँ दिखाई देती है। बबूल के पेड़ के समान दिखने वाला खेजड़ी नाम का एक पेड़ रेगिस्तान में बहुत पाया जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों उसको मैंने पीले रंग से हाईलाइट कर लिया है, आप उसको लिख सकते हो पॉइंट बना के।
एक पेड़ रेगिस्तान में बहुतायत पाया जाता है, खेजड़ी नाम का। इसके अतिरिक्त नागफनी के पौधे, रेगिस्तानी घास भी पाई जाती है। ऐसे पौधे खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। दिन के समय इतनी तेज धूप होती है और दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता, किंतु शाम होते ही छोटे बड़े जंतु भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यहाँ पे जो जंतु है वो रात में अपनी भोजन की पूर्ति करते हैं। रेगिस्तानी छिपकलियाँ रेत में चलने वाले कीड़ों को खाती है। रेत में बिल बनाकर रहने वाले चूहे भी इसी समय भोजन की तलाश में निकलते हैं। बाज और उल्लू इन छिपकलियों और चूहों का शिकार करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोमड़ियाँ भी चूहों और पक्षियों का शिकार कर लेती है। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार की जीवधारी रहते हैं और आपस में खाद्य श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। अब हम अपने घर से बहुत दूर समुद्र की सैर पर चलते हैं। समुद्र में इतना पानी होता है कि वह कभी नहीं सूखता। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग समुद्र फैला हुआ है, यानी कि 75% भाग। अगर मैं 100% भाग लूँ तो केवल 25% भाग ही जमीन है और 75% भाग में पूरा पानी फैला हुआ है खारे जल का। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी है। समुद्र के में विभिन्न प्रकार की काई, शैवाल, छोटे बड़े पौधे तैरते हैं। सूर्य ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन का निर्माण करते हैं। पानी और लवण इन्हें समुद्र में मिल जाते हैं। समुद्र के पानी में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन से ये श्वसन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। ये पौधे समुद्र में के पानी में बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती हैं, क्योंकि समुद्र रहने वाले बड़े जंतु का जीवन इस पर निर्भर करता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। इन छोटे जंतुओं को बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खा जाती हैं। इन दोनों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। इन बड़ी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियाँ। समुद्री पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियाँ, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। छोटी जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारी द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला बन जाती है। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे रहने वाले जंतु भी समुद्र में पाए जाने वाली भोजन श्रृंखला पर निर्भर होते हैं। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। समुद्र से निकलकर हम उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचते हैं तो इसे आर्कटिक प्रदेश बोलते हैं। यहाँ इतनी ठंड होती है कि यहाँ की जमीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है और छोटे पौधे और काई उगाते हैं। चूहे, हिरन, खरगोश इस प्रदेश में शाकाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं और सफ़ेद बर्फ पर इन्हें देखना बहुत ही कठिन होता है। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भेड़िए, लोमड़ी, उल्लू आर्कटिक प्रदेश के सफ़ेद और बहुत बड़े आकार के होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं ध्रुवीय भालू। सोच कर बताइए कि भालुओं को ध्रुवीय भालू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ही पाए जाते हैं, इस वजह से ध्रुवीय भालू कहते हैं। और ये सफ़ेद रंग के इस वजह से होते हैं क्योंकि ठंड प्रदेश में इनके बाल बहुत बड़े बड़े उगाते हैं और वो बर्फ़ के जैसा ही सफ़ेद हो जाता है, जिससे उन्हें छूने में आसानी होती है। ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन सील नामक स्तनधारी जंतु होता है। सील दिखने में कुछ कुत्ते के समान होता है। ये चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। ये समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। जब ये आराम करने के लिए समुद्र के किनारे पर आते हैं तो भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। रोचक यह बात यह है कि समुद्र से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला ध्रुवीय भालू के साथ जमीन पर समाप्त हो जाती है, मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ पे इसकी खाद्य श्रृंखला है जो समुद्र से चालू होकर जमीन पर समाप्त होती है। जैसे समुद्री पौधे, काई, इसको छोटे जंतु खाते हैं। छोटे जंतु को बड़े जंतु, छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों को बड़े मछलियाँ, बड़े मछलियों को सील और सील को खा जाता है ध्रुवीय भालू। उत्तरी प्रदेश से अब चलते हैं भारत के पूर्व में स्थित देश इंडोनेशिया की ओर। इस देश में भारत के समान लगातार भूमि नहीं है, क्योंकि यह लगभग 13,000 छोटे बड़े टापुओं यानी द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे बने हुए हैं, 13,000 द्वीप। इनमें एक बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इस द्वीप में बहुत विशाल और बहुत गहरी गुफाएं हैं, जिनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं। ये गुफाएं इतनी गहरी है कि इनमें सूर्य का प्रकाश सालों साल नहीं पहुंचता है। चमगादड़ दिन में गुफाओं की दीवारों पर लटकते हैं, शाम होते ही भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकलते हैं। हवा में उड़ने वाले छोटे कीड़े, फूलों का रस, फल इनका भोजन होते हैं। चमगादड़ ऐसी गुफाओं में क्यों रहते होंगे? ना सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और ना ही पौधे होते हैं। वे ऐसी अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। दिन के समय अंधेरी गुफाओं में ऐसे जंतुओं से सुरक्षित रहते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है। फिर भी शाम को जब वे गुफा से बाहर निकलते हैं तो बाज और उल्लू जैसे शिकारी पक्षी
इन चमगादड़ों का शिकार कर लेते हैं, यानी कि उन्हें पकड़कर खा जाते हैं। इस तरीके से भी एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला का अधिकांश भाग गुफा से बाहर होता है। खाद्य श्रृंखला केवल एक कड़ी गुफा के अंदर होती है। भोजन के समान ही चमगादड़ों को पानी तभी मिल पाता है जब ये रात गुफा से बाहर निकलते हैं। पौधे पौधों को खा जाते हैं कीड़े, कीड़े को खा जाते हैं चमगादड़, और चमगादड़ को बाज और उल्लू खा जाते हैं। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है, उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में हमने देखा प्रत्येक प्रकार के जीवधारी पर्यावरण में रहते हैं। यहाँ यदि उन्हें जीवन के लिए आवश्यक 3 चीज़ें मिलती है, यानी कि जहाँ जीवधारी रहते हैं, प्रजनन करते हैं, उसे उनका आवास कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों की संरचना इस प्रकार ढल जाती है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं। इसे कहते हैं अनुकूलन। तो अनुकूलन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आवास किसे कहते हैं, तो उसका भी आंसर मैंने हाईलाइट किया है। जीवधारी जहाँ रहते हैं, प्रजनन करते हैं, उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी का गुजारा करते हैं और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतु के शरीर में घने बाल होते हैं, वो अधिक सर्दी को सहन कर सकते हैं। जब किसी जंतु के शरीर में किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाता है, तो वह अन्य किसी प्रकार के आवास में जीवित नहीं रह सकता है। वो जिस आवास में रह रहा है, हमें उसे वहीं रखना होता है। हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी को रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में हम ले जाएं, तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, जल्द ही मर जाएगा। इसी प्रकार रेगिस्तान और आर्कटिक प्रदेश के जीवधारी को हम अपने आवास में रखेंगे तो भी वो मर जाएगा। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले जंतुओं के शरीर की रचना में काफी अंतर होते हैं। इसी भिन्नता को जीव जगत में विविधता कहते हैं। हमारे पर्यावरण में अनेक सजीव और निर्जीव घटक है। पर्यावरण के सजीव घटकों की विविधता होते हुए भी अच्छा तालमेल बना हुआ है। इस तालमेल और संतुलन के कारण हमारी पृथ्वी पर आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। यदि पृथ्वी के विभिन्न घटकों जीवों के बीच संतुलन बिगड़ जाए तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे हमारे जीवन यापन में कठिनाइयाँ आएगी। शांतिपूर्वक जीवन यापन के लिए आवश्यक है कि हम अपने समस्त कार्य को सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों के साथ करें, ताकि परिवार, समाज, पर्यावरण के जीवों को हानि पहुंचाए बिना शांतिपूर्वक जीवन जी सके। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर हमने किसी भी खाद्य श्रृंखला के एक कड़ी को हटा दिया तो उससे पूरा पर्यावरण और साथ ही साथ संपूर्ण मानव जाति भी प्रभावित हो जाएगी। इसके बाद है सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता प्रबंधन हेतु आदतें, यानी कि हमें क्या क्या आदतें रखनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, मेले, उत्सव आदि में बहुत भीड़ होती है। यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है। यदि इनका निपटान नहीं किया जाए तो महामारी फैल सकती है। अतः हमें सरकार द्वारा निर्धारित स्वच्छता के मानकों का कठोरता से पालन करना चाहिए। कूड़ा करकट निर्धारित स्थान पर फेंकना चाहिए। शौचालयों का उपयोग कर उचित मात्रा में पानी डालना चाहिए। नलों के आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए और जीने के तौर तरीकों के स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों कुछ खाली स्थान और प्रश्न उत्तर है, जिनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और मैंने पहले ही इन सबके उत्तर बता दिए हैं। किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक विविधता पाई जाती है, ये खाली स्थान हो गया। दूसरा है सामान्य परिस्थिति की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले क्षेत्रों में बहुत कम जीवधारी पाए जाते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए ये दो जगह बहुत ही कठिन है। समुद्र में लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। कुछ जंतुओं को पीने का पानी नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है। इसके बाद हमने सीखा कि कुछ पॉइंट है जहाँ पे रेगिस्तानी खाद्य श्रृंखला, ध्रुवीय प्रदेश की खाद्य श्रृंखला, अन्य खाद्य श्रृंखला मैंने हाईलाइट किया है। ये आने वाले क्वेश्चंस के आंसर है, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि एक और खाली स्थान है जिसमें कहा है जीवन की मूल आवश्यकताएं भोजन, जल और वायु है। मैंने शुरू में ही बता दिया था। रेगिस्तान में बहुत अधिक गर्म और रात बहुत अधिक ठंडी होती है। जीवधारी आपस में एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला के द्वारा जुड़े होते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, जीवधारी आपस में एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। जहाँ जीवधारी रहते हैं, प्रजनन करते हैं, उसे उनका आवास कहते हैं। उसके बाद है अनुकूलन के कारण जीवधारी आप अपने आवास में बिना कठिनाई से रह सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सही और गलत कथनों का पहचान कर गलत कथनों को सही कर लिखें। जिसमें कहा है रेगिस्तान के चारों ओर पानी ही पानी होता है। गलत, रेगिस्तान के चारों ओर रेत ही रेत होता है। आप सुन लीजिए, चारों ओर रेत ही रेत होता है, इसको सही करके भी लिखना है।
समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन को लेकर श्वसन करते हैं। गलत। समुद्री पौधे जल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेकर श्वसन करते हैं। उसके बाद है आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश हैं। गलत। आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु ध्रुवीय भालू और सील है। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। सही है, ताकि उन्हें ठंड कम लगे, इस वजह से सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। और ये बर्फ़ के जैसे सफ़ेद होते हैं ताकि इन्हें आसानी से देखा ना जा सके, आसानी से ये छिप सकते हैं। रेगिस्तान और आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में रह सकते हैं। गलत। नहीं रह सकते, क्योंकि उनका जो शरीर जो है उस वातावरण के अनुसार ढल जाया रहता है। अगर हमने उस स्थान से उसे दूसरे स्थान ले गए तो वो मर जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन, इनके उत्तर दीजिए। छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते, क्यों? क्योंकि इन्हें अपने भोजन से ही खाना मिल जाता है। छोटे कीड़ों और छिपकलियाँ छोटे कीड़ों को खाती है, घुन अनाज को खाता है, तो अनाज से इन्हें भोजन और कीड़ों से ही इन्हें मतलब पानी मिल जाता है। दीवारों पर उगे पीपल के पौधों को खनिज लवण और पानी कहाँ से मिलता है? इसको वातावरण की नमी से खनिज लवण और पानी प्राप्त होता है। आर्कटिक प्रदेश में अधिकांश जंतु सफ़ेद दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि आर्कटिक प्रदेश बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ लगभग साल भर बर्फ से इसकी ज़मीन ढकी रहती है। इस वजह से जो जंतुएं हैं वो ठंड की वजह से सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं और बर्फ में आसानी से हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। ऐसी खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए जो समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होती है। तो मैंने बता दिया था पहले और हाईलाइट किया हुआ है, आप वहाँ जाके उसको लिख सकते हो। और आप अगर वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ अपना बुक रखिए और जो जो मैंने हाईलाइट किया उसको हाईलाइट कर लीजिए। उसी के हिसाब से ही आप क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। रेगिस्तान और समुद्र की एक एक खाद्य श्रृंखला बनाइए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है रेगिस्तान और समुद्र की खाद्य श्रृंखला। रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला है ध्रुवीय प्रदेश यानी कि समुद्र वाली खाद्य श्रृंखला है। ये दो क्वेश्चन के आंसर है। ये जमीन समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर खत्म होती है। ध्रुवीय प्रदेश की खाद्य श्रृंखला छोटे इकाई पौधे से ध्रुवीय भालू पर। जीवधारी जिस प्रकार पर्यावरण में रहते हैं उनके रहने के लिए आवश्यक परिवर्तन उसके शरीर में हो जाते हैं, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। पूरी पृथ्वी पर अगर एक समान पर्यावरण होता जो जीवधारी रह नहीं पाते। अगर ऐसा हो गया कि वातावरण एक जैसा हो गया पृथ्वी पर तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पर्यावरण पर ही जीने के लिए ही हमारा जो शरीर है वो ढल गया है। साथ ही साथ जीव जंतु भी है वो एक अलग पर्यावरण पर ही रह सकता है। अगर पर्यावरण बदलेगा तो वो वहाँ जी नहीं पाएंगे और मरने लगेंगे। अपने शब्दों में लिखे कि गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ गुफा के बाहर पाए जाने वाले पौधों पर किस प्रकार निर्भर थे? गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ गुफाओं में के बाहर रहने वाले पौधों पर इस प्रकार निर्भर रहते हैं क्योंकि पौधों को कीड़े खाते हैं और इन्हीं कीड़ों को यानी कि साथ ही साथ पौधों पर लगने वाले फलों को और उसको खाने वाले कीड़ों को ही चमगादड़ गुफाओं से बाहर आकर खाते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। यदि समुद्र में पानी से सारी काई गायब हो जाए तो ध्रुवीय भालू पर क्या प्रभाव पड़े? सारी काई गायब हो जाए तो छोटे कीड़े और छोटी मछलियाँ उस काई को नहीं खाएंगी, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ नहीं खाएंगी, बड़ी मछलियों को सील नहीं खाएगा और अगर सील ही नहीं रहेगा तो उसे भालू नहीं खा पाएगा। यानी कि पूरी खाद्य श्रृंखला में अगर काई ही गायब हो जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला अस्त व्यस्त नष्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, उन्हें दिखाइए, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में एक यही जरिया है जिसके ज़रिए आप पढ़ सकते हो और इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो थैंक्स स्टूडेंट, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। शेयर करते रहिएगा हमारे वीडियोज़ को। धन्यवाद।